बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहायत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव गॉन थ्रू द टॉपिक ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, और इस पर्पज़ के लिए आपको पता है कि हम लोगों ने दो मेथड को डिस्कस किया था। वन ऑफ देम वाज मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड एंड अदर वन वाज फ्रेडरिक सैंगर मेथड। इन सारे मेथड्स को हमने कल स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैनुअल अप्रोच, यानी कि वो सारा काम हमें खुद अपने हाथों से करना पड़ता था। लेकिन जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटेड डीएनए एनालिसिस, यानी कि अगर हमने ये वाला काम ऑटोमेटिकली करना हो तो ये काम कैसे हो सकता है। तो उसके लिए वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक का चैप्टर नंबर 26 और इसका आगे 2.4 लेक्चर बनता है। ये जैसे डिस्कस किया था हम लोगों ने कि मैनुअल मेथड हमारे पास मैक्सम गिलबर्ट ने दिया सबसे पहले, और उसके तकरीबन कोई 2 साल के बाद फ्रेडरिक सांगर ने अपना मेथड प्रपोज किया। यू नो वेरी वेल कि मैक्सम गिलबर्ट का जो मेथड था इट वाज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, और इसमें हम डीएनए लेते थे और उस पर्टिकुलर डीएनए को हम क्लीव करते थे, यू कैन से दो डिफरेंट सेगमेंट्स में, दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स में, और उसमें से आपको पता है कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इस्तेमाल होता है कॉपी के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता था कि हम उसमें से एक स्ट्रैंड को निकालते थे। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हमारे पास ये कि मुझे उसमें से एक स्ट्रैंड को निकालना पड़ता है या प्योरीफाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि उस एक सिंगल प्योरीफाइड स्ट्रैंड को हम डिफरेंट पॉइंट से क्लीव करते हैं। वी वर इनडेफिनेट कि ये क्लीविंग किस पॉइंट से हो रही है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर यू कैन से डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते थे, और ए को लेडर ट्यूब में डालते थे और ए प्लस जी को सेपरेट में डालते थे, जी को लेडर डालते थे और जी प्लस सी को सेपरेट में डालते थे, और फिर उसके बाद हम उसकी रेडियो ऑटोग्राफी करते थे और रेडियोग्राफ को एनालिसिस करते थे। इट वॉज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। उसके तकरीबन फिर 2 साल के बाद फ्रेडरिक सांगर ने हम लोगों को एक मेथड दिया, और ये जो मेथड था हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको पता है कि हम दोनों स्ट्रैंड इस्तेमाल कर सकते थे और प्राइमर भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक मिक्सचर आप लोगों के लिए सामने लिख रखा है कि जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें यूनिवेरिएबल डीएनए का टेम्पलेट चाहिए होता है, हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं, डीएनटीपीस चाहिए होते हैं, डीडीएनटीपीस चाहिए होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, डाई डिऑक्सी, और इसका पर्पज़ जो था वो यहाँ पे ब्रेक सप्लाई करना था, इसको रोकना था। और इस पर्टिकुलर डीडीएनटीपीस की वजह से ही बेसिकली ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हो गया, उसने अपनी रूट्स पकड़ ली और ये ज़्यादा फेमस भी हो गया। और फिर इस वाले केस में हमें जो डीएनए टेम्पलेट हैं उसके दोनों के दोनों डीएनए जो स्ट्रैंड्स थे वो इस्तेमाल हो जाते थे, तो लिहाजा कम टाइम में हम ज़्यादा अमाउंट में डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते थे। फिर इसके अलावा हम इसमें वाटर डालते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड डालते हैं बिकॉज ये बाइंडिंग में हेल्प कर रहा होता है। और इस सारे मिक्सचर की जान कौन है? टैक पॉलीमरेज। इसलिए मैंने इस सारे के साथ बहुत बोल्ड करके थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज एंजाइम का नाम रख दिया है, बिकॉज कि यू नो वेरी वेल ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, ये वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका सोर्स हॉट स्प्रिंग में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो ये सारी फाउंडेशन में आने का बताने का मकसद हमारे पास ये था कि आपको पता चले कि जो हमारे यू कैन से रिसर्च साइंटिस्ट थे उन्होंने कितनी मेहनत के साथ ये दो मेथड डिज़ाइन किए और इसी कॉम्प्लेक्सिटीज को फेस किया, और फिर आहिस्ता 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 ये जो मेथड था कौन सा वाला सांगर का मेथड, ये ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया बिकॉज इट वाज लेस कॉम्प्लेक्स, इट वाज मोर रिलायबल। फिर हमने इसी पर्टिकुलर मेथड को हमने कन्वर्ट कर दिया, लुकिंग एट इट्स यू कैन से एफिशिएंसी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू एन ऑटोमेटेड सिस्टम। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम मेथड यूज बाय ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो वो भी डेफिनेटली हमारे पास एफ सांगर का ही मेथड है या फ्रेडरिक सांगर का ही मेथड है, राइट। और इस पर्टिकुलर मेथड को जब हमने ऑटोमेट किया तो उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, क्योंकि आपको याद है जब हम रेडियो ऑटोग्राफ को पढ़ते थे तो रेडियो फोटोग्राफ को पढ़ते थे तो उस वक्त हम लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था। ज़ाहिर हमें स्केल यूज़ करना पड़ता था, स्केल की ज़रा सी जो मूवमेंट थी वो सीक्वेंस को ख़राब कर सकती थी। तो अब इस वाले केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम बहुत तेज़ी से इस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसके दो बड़े एडवांटेज हैं, नंबर 1 कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और नंबर 2 कि ये बहुत ज़्यादा स्पीडी मेथड है।
आइए हम इन दो सिस्टम्स को आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि मैनुअल मेथड में और ऑटोमेटेड मेथड में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहला मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, वो रेडियो लेबल्स हैं। इस वाले केस में हम लोग रेडियो लेबल इस्तेमाल करते हैं और ऑटोमेटिक केसेस में हम रेडियो लेबल इस्तेमाल नहीं करते, राइट। इस वाले केस में भी रेडियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है और इस वाले केस में भी रेडियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वाले केस में हम चाहें तो फ्लोरेसेंट डाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में हम लोग हमेशा ही फ्लोरेसेंट डाई ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। फिर हम चलते हैं डिटेक्टर्स की तरफ। इस वाले केस में आपको पता है कि ये सारा काम हमें खुद करना है, तो इस वाले केस में कोई भी डिटेक्टर किसी किस्म का डिटेक्टर भी इस्तेमाल नहीं होता। इसमें डिटेक्टर्स हमारी अपनी हाथ, हमारे अपने रूलर्स और हमारी अपनी स्किल्स ही होती हैं, तो इस लिहाज से इसलिए हम इसे मैनुअल मेथड का नाम देते हैं। तो इन केस ऑफ मैनुअल मेथड देयर इज नो यूज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिटेक्टर, बट इन केस ऑफ ऑटोमेटेड मशीन वी हैव टू रिलाई ऑन डिटेक्टर। और डिटेक्टर्स जो है आपको पता है चूंकि ये मैकेनिकल होते हैं और केमिकल बेस्ड होते हैं, तो किसी भी सूरत में इनएक्यूरेसी शो नहीं करवाते। फिर हम चलते हैं टेस्ट ट्यूब की तरफ। इस वाले केस में आपको पता है कि हमें कम अज़ कम जो है वो 4 ट्यूब्स चाहिए होती है, बल्कि 5 ट्यूब्स चाहिए होती है। 5वीं ट्यूब हम क्या करते हैं, कोई बच्चा आप में से बता सकता है? तो आंसर इज यस, हम उसके अंदर लोड करते हैं अपनी जो कैसे पर्टिकुलर डीएनए लैडर। नाउ इफ वी लुक एट द टेस्ट ट्यूब्स, तो आपको पता है कि जो पीसीआर ट्यूब्स हैं वो हमें कम अज़ कम 4 इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, ठीक है। 4 to 5 ट्यूब्स इस्तेमाल की जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों के पास कितने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आप लोगों को दरकार है, क्योंकि ज़रूरी है कि हम चारों के चारों सीक्वेंस देके बाद वक्त हम एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की प्रेजेंस के लिए 1 या 2 ट्यूब रन कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ द ऑटोमेटेड डीएनए वी हैव टू रन ओनली 1 टेस्ट ट्यूब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम सारी की सारी जो बेसिस होती हैं उन्हें एक ही टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देते हैं, यानी कि एक ही टेस्ट ट्यूब का जो एनालिसिस है वो मुझे चारों किस्म की न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताएगा, यानी कि एडेनिन की भी, थाइमिन की भी, गुआनिन की भी और साइटोसिन की भी। तो चारों किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स की प्रेजेंस का अंदाज़ा मुझे एक ही जगह पे हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में मुझे 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में 4 डिफरेंट टाइप्स की डीएनटीपीज ऐड करके उसके कोरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड का पता चलता है। बिकॉज कि जहाँ पे आपको पता है डी एटीपी होगा रुकेगा, वो बेसिकली मुझे प्रेजेंस ऑफ थाइमिन बता रहा होगा, बिकॉज के थाइमिन ने जाके एडेनिन ने जाके बेसिकली थाइमिन से बाइंड किया है। तो अगर मैंने डी एटीपी इस्तेमाल किया तो मुझे थाइमिन की प्रेजेंस का पता देगा। तो इट वाज यू कैन से बिट ट्रिकी एज वेल, ये जो हमारे पास मैनुअल मेथड था। फिर जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रॉस की, तो यहाँ पे जाहिर अगर मैं 4 टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तो मुझे इन चारों की 4 टेस्ट ट्यूब का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 4 रॉज इस्तेमाल होती हैं, और अगर मैं इनके साइज का अंदाजा करना चाहता हूँ तो फिर मुझे साथ साथ ज़ाहिर डीएनए लैडर भी रन करना पड़ेगा, तो ये 5th कॉलम भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के हम लोग इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर एक बहुत ही बारीक सी कैपिलरी इंसर्ट करते हैं, और फिर ये जो कैपिलरी होती है ये इसमें सक्शन का प्रोसेस होता है। ये हमारे सीक्वेंस हमारे उस पर्टिकुलर यू कैन से आइसोलेटेड डीएनए को सक करती है, और सक करने के बाद ये मूव कर जाती है टुवर्ड्स द डिटेक्टर। तो इस वाले केस में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है, और ये एक ही टेस्ट ट्यूब कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए से हम लोगों को बता देती है। हम स्टडी करेंगे डिटेल के साथ कि बेसिकली कैपिलरी एरे इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे की जाती है और ये क्या होती है, राइट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज द सीक्वेंस रीडिंग। आपको पता है कि जब हम सीक्वेंस को रीड करने की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम ऑल अपनी स्केल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम फोटोग्राफ इस्तेमाल करते हैं, हम स्केल इस्तेमाल करते हैं, और हम स्केल को स्लाइड करते चले जाते हैं, और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टूवर्ड्स द टॉप। आपको पता है कि छोटे जो यू कैन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, छोटे जो चेन्स होती हैं वो हमेशा नीचे होती हैं और बड़ी चेन्स जो ऊपर होती हैं। तो हम इस तरीके से सीक्वेंस को बॉटम से टॉप की तरफ फीड करते चले जाते हैं। तो ये सीक्वेंस रीडिंग कैसी है, मैनुअल है। इस वाले केस में हम लोगों को साथ देना पड़ता है, दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी आंखों का, स्केल का और एक रेडियो फोटोग्राफ का। फिर हम चल रहे हैं सीक्वेंस रीडिंग के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूवी लेज़र बीम इस्तेमाल होती है, और वो जो यूवी लेज़र बीम है वो डिटेक्ट करती है कि किस किस्म का कलर जो है यहाँ से पास हो रहा है। बिकॉज कि हम लोगों ने यहाँ पे कलर्ड फ्लोरेसेंट डाई इस्तेमाल की होती है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के साथ एक स्पेसिफिक कलर बाइंडेड है। तो ये जो यूवी लेज़र बीम है ये उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर को रीड करती है, और रीड करने के बाद ज़ाहिर हमें इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ पे किस किस्म का न्यूक्लियोटाइड पास हुआ है, वेदर इट वाज एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। फिर हम चलते हैं
कंप्यूटर, जाहिर है मैनुअल में तो कंप्यूटर यूज़ होता ही नहीं, तो इस वाले केस में कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ऑटोमेटेड की, तो मेरे पास एक बहुत हाई टेक किस्म का कंप्यूटर प्रेजेंट होता है, और ये हाई टेक कंप्यूटर 3 डिफरेंट किस्म के काम करता है। उस तीनों किस्म के कामों को हम अगले बोर्ड पे देखने वाले हैं। फिर हम चलते हैं एंड पे। आपको पता है कि इस वाले केस में तो यू हैव टू राइट द सीक्वेंस एट योर ओन, तो इसी तरह मैनुअल है, हम खुद से सीक्वेंस को रीड कर रहे होते हैं और खुद से मैनुअली उस सीक्वेंस को लिखते चले जाते हैं। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता, इस वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच है, और वो जो प्रिंटर है वो क्या करेगा कि वो हमें स्टडी के साथ साथ ही हमारे सीक्वेंस को प्रिंट करके दे देगा। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग का हमारे पास फ्लो चार्ट क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों के साथ ऑटोमेटेड डीएनए एनालिसिस के फ्लो चार्ट की। तो जैसे मैंने स्टूडेंट्स बोला था आप लोगों से अभी कि हम सबसे पहले एक सिंगल पीसीआर ट्यूब लेते हैं, और उस पर्टिकुलर सिंगल पीसीआर ट्यूब में हम लोग सबसे पहले डीएनए ऐड करते हैं। मीन्स टू से हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम वैसे तो सबसे पहले इसमें वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद हम उसमें ऐड कर देते हैं अपना डीएनए, फिर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं प्राइमर, फिर हम ऐड कर देते हैं नॉर्मल डीएनटीपीज मीन्स नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स, फिर हम उसमें ऐड कर देते हैं डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स, और वो जो डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन देयर कलर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस वाले केस में जब मैं 4 डिफरेंट टाइप्स की डीडीएनटीपीज इस्तेमाल करता हूँ तो वो चारों की चारों डिफरेंट कलर के साथ कोडेड होती हैं, फ्लोरेसेंट डाई के साथ कोडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल कि अब मैंने यहाँ पे साइटोसिन को बोल्ड रेड से शो किया हुआ है, एडेनिन को मैंने ब्लू से शो किया हुआ है, गुआनिन को मैंने ब्लैक से शो किया है, थाइमिन को मैंने थिन रेड से शो किया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 डिफरेंट कोड्स बना लिए हैं, इस तरीके से हमारे इस पर्टिकुलर पीसीआर ट्यूब के अंदर भी 4 डिफरेंट किस्म के कलर्स वाली डीडीएनटीपीज प्रेजेंट होती हैं, और ये स्पेसिफिक किस्म की डीडीएनटीपीज मुझे एक स्पेसिफिक किस्म के सीक्वेंस को डिपिक्ट कर रही होती है, बता रही होती है। अब इस पर्टिकुलर ट्यूब को हमने किस में डाल दिया, पीसीआर में। पीसीआर ने मैंने तमाम चीज़ों को एम्पलीफाई कर दिया, और एम्पलीफाई करने के बाद अब हम इस ट्यूब को अटैच करेंगे विद दिस पर्टिकुलर डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड डीएनए एनालाइजर। अब ये ट्यूब करेगी क्या कि ये ट्यूब बेसिकली इस सैंपल को सक करेगी। इस सैंपल को सक करने के बाद अब एक बहुत सी थिन ट्यूब में से हमारा सैंपल मूव करता चला जा रहा है। फिर हम ये क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट डाई को ट्रिगर करेंगे कि ये रेडिएशंस एमिट करे। पहले की रेडिएशन एमिट नहीं कर रही होती है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको एक्साइट करना है। तो एक्साइट करने के लिए हम उसके ऊपर यूवी लाइट पास करते, उसके ऊपर फॉल करवाते हैं, उसके ऊपर गिराते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर यूवी लाइट होगी वो उन डॉर्मेंट मीन सोई हुई फ्लोरेसेंट डाइज को एक्टिवेट कर देंगी, नाउ दे बिगिन टू एमिट रेडिएशन। अब जो रेडिएशंस एमिट होंगी उस पर्टिकुलर रेडिएशंस को हमें क्या करना है, किसी तरतीब से गुजारना है, और एकदम से नहीं गुजारा तो हम क्या करते हैं कि हम इस कैपिलरी के अंदर एक और छोटी सी कैपिलरी जो इसके डायमीटर को फर्दर नैरो कर देती है, और उसके अंदर क्या प्लांट होती है, जेल, हम वो यहाँ पे अटैच करते हैं। उस पर्टिकुलर बहुत ही नैरो सी जेल वाली ट्यूब के अंदर से अब स्लोली आहिस्ता आहिस्ता ये वाला सैंपल, समझ लें मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए बोल रहा हूँ कि 1 बाय 1 गुजर रहा होता है, ऑल्दो इट इज नॉट ट्रू, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये काफ़ी स्लोली वहाँ से पास हो रहा होता है। और उस पर्टिकुलर स्लोली पासिंग सैंपल के ऊपर हम लोग क्या फॉल करवाते हैं, लेज़र बीम। लेज़र बीम बेसिकली उस पर्टिकुलर फ्लोरेसेंट डाई को डिटेक्ट करवाता है थ्रू बाय मींस ऑफ अ डिटेक्टर। तो उस पर्टिकुलर डिटेक्टर में चले जाने के बाद इस पर्टिकुलर डिटेक्टर के साथ अटैच है एक बहुत ही हाई टेक कंप्यूटर, और ये जो हाई टेक कंप्यूटर है क्या करेगा, ये 3 काम करेगा। नंबर 1, वो इसमें यू कैन से जनरेट होने वाले सिग्नल को रीड करता है कि यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ जनरेट हुई है, वो उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद एक स्पेसिफिक कलर को जो प्रिंटेबल होगा असाइन कर दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो कलर यहाँ है वो प्रिंटिंग में भी वही आ रहा हो, कोई जरूरी नहीं है। इसका कलर हमारी फ्लोरेसेंट डाई का और प्रिंटिंग कलर डिफरेंट हो सकता है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है, कोडिंग है, जो इस पर्टिकुलर डिटेक्टर में से रिलीज होने वाले मैसेज को, जो इस डिटेक्टर से रिलीज होने वाले मैसेज को किसी कलर को साथ क्या करेगी, असाइन कर देगी। और उसके बाद आखिरी काम ये करेगी कि वो ये वाला प्रोग्राम आखिरी काम क्या करेगा
कि वो इस पर्टिकुलर रीडिंग को, जो अंडरस्टैंडिंग को एक प्रिंटर को सेंड कर देगा। मींस कि नॉट ओनली ये रीड करता है, कलर असाइन करता है, बल्कि उस कलर को फिर एक प्रिंटेबल फॉर्म के लिए प्रिंटिंग रिक्वेस्ट भी भेज देता है। तो फिर हमारे पास एक प्रिंटेड सीक्वेंस आ जाता है। ये वाला प्रिंटेड सीक्वेंस हमारे पास किस फॉर्म में होता है? तो आंसर इस फॉर्म में। इसमें आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की पीक्स बन रही हैं। ये वाली पीक्स बेसिकली हमें बता रही होती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो इस कैपिलरी जेल में से बहुत स्लोली पास हो रहा था, तो किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो तो हम ज़्यादा श्योर होते हैं कि यहाँ पे यही न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। अगर पीक फीबल होती है, कमज़ोर होती है, तो ज़ाहिर हम थोड़े से उसके बारे में क्या हो सकते हैं, अनश्योर हो सकते हैं, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट किस्म के कोड इस्तेमाल किए हैं। जैसे मैंने बोला था साइटोसिन के लिए रेड इस्तेमाल किया है, कौन सा वाला, थिक वाला, और थाइमिन के लिए मैंने थिन रेड इस्तेमाल किया है, और ब्लू के लिए एडेनिन के लिए ब्लू, और गुआनिन के लिए मैंने ब्लैक कलर इस्तेमाल किया है। तो यही वाली पीक्स यहाँ पे बनती चली जा रही होती हैं, और हम इस पर्टिकुलर पीक को रिलेट कर सकते हैं डेफिनेटली डिफरेंट यू कैन से न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ ब्लू है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इसको ब्लू ए लिखा हुआ है, राइट? तो ये इस तरतीब से लिखा नहीं जा रहा, तो ये साथ साथ चल रहा होता है, ये साथ साथ पैटर्न सारा बनते चला जा रहा होता है। चारों प्रिंटर्स की जो इंक्स हैं वो ऑन होती हैं, और वो चारों डिफरेंट कलर्स को लिखती चली जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रीड करने के बाद हम लोग इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग इससे किसी जीन की प्रेजेंस को देख सकते हैं, किसी जीन की एब्सेंस को देख सकते हैं, जीन में आने वाली एब्नॉर्मैलिटी को हम लोग देख सकते हैं। फिर इसके अलावा हम जैसे डिस्कस किया था, हमने क्या, अगर पैटर्निटी कॉन्फ्लिक्ट हो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर कहीं कोई फोरेंसिक क्राइम या केस का केस हुआ हुआ है तो हम उसको भी देख सकते हैं। तो इट हैज़ गॉट डिफरेंट एप्लीकेशंस, और इससे हम इन्फेक्शंस और इन्फेक्शियस एजेंट्स की प्रेजेंस को पता लगा सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी यूजफुल डिवाइस, not only in the field of you can say biotechnology but also in the field of medical sciences. अल्लाह ताला इन तमाम इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप लोगों को वो वाइटल मार्क्स दे जो आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दे। इसी दुआ के साथ मैं चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।